गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी टर्नओवर रेशोज़ कंप्लीट हो गई हैं। आज हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ करनी है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ का जो टॉपिक है बेटा वो कि इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। तो इन रेशोज़ को करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, किसी भी फर्म या बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स प्रॉफिट प्लस एबिलिटी। तो प्रॉफिट को अर्न करने की एबिलिटी, कैपेसिटी, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो अकाउंटिंग रेशोज़ प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ठीक है बेटा, जो अकाउंटिंग रेशोज़, फिर से सुनो, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को मेज़र करती हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ये जितनी भी रेशोज़ होती हैं बेटा ये सभी की सभी परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती हैं। जैसे आपको बताया था कि टर्नओवर रेशोज़ टाइम्स में एक्सप्रेस होती हैं, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं वो परसेंटेज में एक्सप्रेस होती हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में जो रेशोज़ इंक्लूड होती हैं उनमें है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ROI भी बोलते हैं या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो आज बेटा जो रेशो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना करके कैलकुलेट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, वही ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड जो रेशो है वो देखो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा प्रॉफिट अर्न होता है सेल्स के बेस पर, तो ये रेशो जो है सेल्स से कनेक्टेड हुई, तो इसका फॉर्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 100 है तो परसेंटेज में एक्सप्रेस हो गया, या हम ऐसे कह लें कि क्योंकि इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है इसलिए इसके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एक फार्मूला आपने ITR वाली रेशोस में भी किया था बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या सेकंड नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपने 11th में भी किया था। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेट प्रॉफिट दे दे क्वेश्चन में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ इनकम्स दे दें, तो हमें रिवर्स मेथड से कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और उसमें से अदर इनकम्स को माइनस कर देंगे। ये जो अमाउंट आएगा इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। और अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन है तो जैसे आप 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते थे, आप वैसा भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 मेथड्स हो गए, या तो आप फार्मूला लगाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके अदर इनकम्स माइनस कर दी। यहाँ बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है जो P&L अकाउंट में हम एक्सपेंसेस लिखते थे वो सारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वही ऐड हो जाते हैं। और इनकम्स आपको पता है सभी आती ही P&L की क्रेडिट साइड में थी, तो वो वाली इनकम इसमें से माइनस कर देते हैं, या फिर सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। क्लियर? अब इसके बाद एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगा। हालांकि बेटा आप ITR वाले टॉपिक में इसको बहुत डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार फार्मूला देख लीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस कैरेज या कैरेज इनवर्ड। आपको पता है कि ओनली कैरेज भी लिखा हो तो इसका मतलब कैरेज इनवर्ड ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कैरेज या कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स वो सभी एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या जो आपके पास लेटेस्ट फॉर्मेट है P&L का +2 में कंपनी के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो इन दोनों में से किसी भी फार्मूले को अप्लाई करके आप कॉस्ट ऑफ RFO या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में आप इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो और आपको ध्यान रखनी है। एक तो वही कि इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करना। सेकंड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने ज़ीरो ले लेना है जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। इट मीन्स कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नोट्स टू अकाउंट्स में कहीं ना कहीं वो देगा या उस एक्सपेंस के नेम से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इसकी भी सारी डिटेल आप ITR वाले टॉपिक में कर चुके हैं। और इसके अलावा बेटा वही जो परसेंटेज के बेस पर कुछ कैलकुलेशंस होते हैं वो कैलकुलेशंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे GP ऑन कॉस्ट दे दिया लेकिन कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है, या GP ऑन सेल्स दे दिया लेकिन सेल्स क्वेश्चन में नहीं है। तो वही सेम कंसेप्ट जो आप पहले की रेशोज़ में करते आ रहे हैं उन्हीं कंसेप्ट्स को आपको यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी गिवन है। तो यहाँ पर बेटा जो न्यू है वो न्यू सिर्फ यही है कि GP रेशो का फॉर्मूला, बाकी जो GP की कैलकुलेशन है या RFO का जो कंसेप्ट है ये सारा का सारा आपका पहले वाला है। कमेंट हायर GP रेशो को बेटर समझते हैं। रीज़न क्या है बेटा, आप सोच के देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, GP आ गया। GP जितना ज़्यादा होगा तभी तो आप P&L वाले जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए GP जितना ज़्यादा होगा या GP रेशो जितनी ज़्यादा होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम ये मान के चलते हैं कि बाकी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उतनी ज़्यादा है। तो GP रेशो हायर बेटर मानी जाती है, लेकिन कमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में। प्रैक्टिकल्स में, प्रोजेक्ट वर्क में, वाइवा में ये काम आए।